जो इंडियन इकोनॉमी के समुद्र में चल रहा है। इस शिप का नाम है कॉर्पोरेट इंडिया। अब सोचो, इस शिप को चलाने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? एक, कैप्टन का कंपास जो हमेशा सही डायरेक्शन दिखाए, ये है मॉरल इंटेग्रिटी। और दूसरा एक पावरफुल इंजन। एग्जैक्टली, एक पावरफुल इंजन जो शिप को तेज और एफिशिएंटली चलाए, और ये है प्रोफेशनल एफिशिएंसी। और आज हम इन्हीं दो पिलर्स पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। तो इससे पहले कि हम इस ज्ञान के समुद्र में गोता लगाएं, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो और हमें कमेंट करके बताओ कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग क्या मानते हो। रेडी दोस्तों? चलो शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का मिशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना। हम देखेंगे कि कैसे नैतिकता और कुशलता मिलकर भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों की नींव बनती हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा लर्निंग मैप बहुत क्लियर है। हम दो मेन सवालों को अनपैक करेंगे। पहला, मॉरल इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आखिर मतलब क्या है? और दूसरा, क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी CSR सच में कंपनियों को ज्यादा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाती है? लेट्स फाइंड आउट। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हमारा पहला सवाल है, ये एथिक्स थियरी 2023 से है, फॉर 10 मार्क्स। सवाल क्या है? द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया? इलस्ट्रेट विद सूटेबल एग्जांपल्स। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। परफेक्ट। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक बिल्डिंग की तरह समझो। इसकी मजबूती, जैसा हमने शुरू में कहा, दो पिलर्स पर टिकी है। मोरल इंटेग्रिटी यानी नैतिक ईमानदारी, और प्रोफेशनल एफिशिएंसी यानी पेशेवर कुशलता। चलो एक एक करके दोनों को तोड़ते हैं। पहले मॉरल इंटेग्रिटी। राइट, सो व्हाट इज इट रियली? देखो, मॉरल इंटेग्रिटी का सीधा सा मतलब है सही और गलत के बीच फर्क को समझना और हमेशा सही रास्ता चुनना। स्पेशली जब कोई नहीं देख रहा हो। एग्जैक्टली, यही इसका कोर है। एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स भी यही सिखाती है कि अच्छा कैरेक्टर ही अच्छे एक्शंस की फाउंडेशन है। तो इससे बिजनेस को क्या फायदा? इससे स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बनता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फ्यूल का काम करता है। वाओ, तो ये सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि सही काम करने की कमिटमेंट है। इंटरेस्टिंग। चलो इसके की एस्पेक्ट्स देखते हैं। इससे पहले ये समझना होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या। कैडबरी कमिटी ने 1992 में इसे द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड कहा था। मतलब कंपनी को चलाने का पूरा सिस्टम। हाँ, और इंडिया में ये सिस्टम इन्हीं दो पिलर्स पर बेस्ड है, मॉरल इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल एफिशिएंसी। ओके, तो अब आते हैं मॉरल इंटेग्रिटी के कंपोनेंट्स पर। पहला क्या है? पहला कंपोनेंट है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब कम्युनिकेशन में सच्चाई और खुलापन, कोई छिपी हुई बात नहीं। ओके, इसका कोई सॉलिड एग्जांपल? सबसे क्लासिक एग्जांपल है इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति जी। उन्होंने ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक स्टैंडर्ड सेट किया। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, अच्छी या बुरी, सब कुछ ओपनली बताना। कूल ना? एकदम। और यहाँ मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट को अपने आंसर में इन्फोसिस का एग्जांपल क्यों यूज करना चाहिए? और भी तो एग्जांपल्स होंगे। अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव और बहुत वेल नोन इंडियन एग्जांपल है जो ऑनेस्टी को डायरेक्टली कॉर्पोरेट सक्सेस से जोड़ता है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट की समझ है। राइट, इट्स रिलेटेबल एंड इम्पैक्टफुल। लेकिन एक और सवाल, ट्रांसपेरेंसी से स्टेक होल्डर का ट्रस्ट बनता कैसे? थोड़ा सोचो, अगर कंपनी अपनी कमजोरियां बताएगी तो लोग डरेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, उल्टा होता है। जब इन्वेस्टर को पता होता है कि उनका पैसा कहाँ और कैसे यूज हो रहा है, जब उन्हें रिस्क्स के बारे में भी पता होता है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। समझे? उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट उनसे कुछ छुपा नहीं रहा। आई सी, इट्स अबाउट बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी ओवर द लॉन्ग रन। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा है फेयरनेस एंड इक्विटी। सीधी सी बात है, सभी स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स के साथ बराबरी और न्याय का व्यवहार करना। इसके लिए तो आई थिंक एक्सटर्नल रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि कंपनियां खुद से हमेशा फेयर नहीं रहती। बिल्कुल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के इनसाइडर ट्रेडिंग पर रेगुलेशंस। अच्छा, ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि मार्केट में किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले। तो मेरा अगला क्रॉस क्वेश्चन यहीं से आता है, सेबी का रोल यहाँ मॉरल इंटेग्रिटी से कैसे जुड़ा है? सेबी तो एक गवर्नमेंट बॉडी है। सही सवाल। सेबी एक एक्सटर्नल रेगुलेटर है जो फेयरनेस को एनफोर्स करता है ताकि कंपनियां नैतिक रूप से ऑपरेट करें और मार्केट सबके लिए फेयर रहे। वो एक तरह से मार्केट की इंटेग्रिटी का गार्डियन है। गॉट इट। अब तीसरा कंपोनेंट जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी। अपनी डिसीजंस और एक्शंस की जिम्मेदारी लेना। गलती हो तो उसे मानना, ना कि कार्पेट के नीचे छुपाना। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम सब जानते हैं, सत्यम स्कैंडल। हाँ, ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब चेयरमैन रामलिंगा राजू ने अकाउंटिंग फ्रॉड एडमिट किया तो उसने अकाउंटेबिलिटी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। मतलब जब इंटेग्रिटी नहीं होती तो कोलैप्स निश्चित है। एकदम। तो यहाँ एक मेटा क्वेश्चन बनता है, नेगेटिव एग्जाम्पल्स जैसे सत्यम आंसर को स्ट्रॉन्गर कैसे बनाता है? पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देना ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई थिंक ये दिखाता है कि इंटेग्रिटी की एब्सेंस की कॉन्सिक्वेंसेस कितने सिवियर हो सकते हैं। ये आपके पॉइंट को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है। इट शोज द स्टेक्स आर रियल। एग्जैक्टली, ये थ्योरी को रियल वर्ल्ड डेंजर से जोड़ता है। तो इन शॉर्ट, मॉरल इंटेग्रिटी सिर्फ एक गुड टू हैव चीज नहीं है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आत्मा है, ये ट्रस्ट की फाउंडेशन है। सही कहा। एकदम सही।
चलो अब इसे प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों पॉज करो और बोलो, मॉरल इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। रिहर्स दिस। और एक मिनी रिकैप। In short, moral integrity is the ethical compass that guides a company's decisions and builds long-lasting trust. ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, प्रोफेशनल एफिशिएंसी। अगर इंटेग्रिटी कंपास है तो एफिशिएंसी इंजन है। मतलब काम को सही तरीके से, स्किल्ड होकर और टाइम पर पूरा करना। Exactly. पीटर ड्रकर का कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यहीं फिट होता है। एफिशिएंसी का मतलब है कॉर्पोरेट गोल्स को अचीव करना और स्टेक होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। तो ये मॉरल इंटेग्रिटी की कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। अच्छी नीयत यानी इंटेग्रिटी के साथ अच्छा एग्जीक्यूशन यानी एफिशिएंसी भी जरूरी है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला है कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज, डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज का होना। ओके, इसका एग्जांपल? कंपनियों के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिक्रूट करना, ऐसे लोग जिनकी अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्टीज हो, जैसे कोई फाइनेंस एक्सपर्ट, कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, कोई मार्केटिंग गुरु। राइट, इससे बोर्ड के डिसीजंस बेहतर होते हैं। लेकिन यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाता है? वो तो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते। सही पॉइंट। वो अनबायस्ड एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। मैनेजमेंट शायद एक ही दिशा में सोच रहा हो, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव लाते हैं, जिससे मैनेजमेंट के डिसीजंस इंप्रूव होते हैं और कंपनी बेटर परफॉर्म करती है। गॉट इट, सो दे प्रिवेंट टनल विजन। दूसरा कंपोनेंट? दूसरा है डिलिजेंस एंड टाइमलीनेस, टास्क्स को प्रॉम्प्टली और एफिशिएंटली पूरा करना, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज। इसका कोई इंडियन एग्जांपल? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अच्छा, ये अजाइल क्या है? वो बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर जल्दी और एफिशिएंटली डिलीवर करते हैं। इससे मिस्टेक्स जल्दी पकड़ में आती हैं और प्रोडक्ट मार्केट में तेजी से लॉन्च होता है। टाइम इज मनी, राइट? बिल्कुल। और आखिरी कंपोनेंट? आखिरी है इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, बदलाव को अपनाना और लगातार इनोवेट करना ताकि कंपटीशन में आगे रह सकें। इसका एग्जांपल? बायोकॉन, उनका R&D में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से वो बायोफार्मास्यूटिकल्स में नए ब्रेक थ्रूज कर पाए और ग्लोबल मार्केट में compete कर सके। सुपर। तो अब एक मेटा क्वेश्चन पर आते हैं जो आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आंसर, पहले दोनों टर्म्स को डिफाइन करना और फिर बुलेटेड एग्जांपल्स देना, हेल्प इन स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स। ये बहुत क्रिटिकल है। ये स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, लॉजिक और डेप्थ प्रोवाइड करता है। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आप कोर कॉन्सेप्ट्स यानी डेफिनेशंस को समझते हैं और उन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियोज यानी एग्जांपल्स में अप्लाई भी कर सकते हैं, जो एक हाई स्कोर के लिए की है। मतलब पहले व्हाट और फिर हाउ। प्रिसाइसली। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि एथिकल कंडक्ट यानी इंटेग्रिटी और एफिशिएंट ऑपरेशंस यानी एफिशिएंसी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब इंडियन कंपनीज इन दोनों पर फोकस करती हैं तो वे सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकती हैं, पब्लिक ट्रस्ट जीत सकती हैं और देश की इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ऑसम। चलो प्रैक्टिस टाइम। दोस्तों नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग प्रोफेशनल एफिशिएंसी मींस कॉम्पिटेंस, डिलिजेंस एंड इनोवेशन। प्रैक्टिस इट। और एक मिनी रिकैप। In short, professional efficiency is the engine that drives a company towards its goals effectively and competitively. ओके टीम, अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर। यह सवाल प्रॉफिट और पर्पस के बीच के बैलेंस के बारे में है। Let's do it. यह सवाल है एथिक्स थ्योरी 2017 से, अगेन फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। एनालाइज। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम? CSR, प्रॉफिट वर्सेस पर्पस। ये 1 लाख रुपए का सवाल है। तो सवाल यह है कि क्या समाज के लिए अच्छा करना यानी CSR बिजनेस के लिए भी अच्छा है? क्या इससे सच में प्रॉफिट बढ़ता है? लेट्स डाइव डीप। ये एक कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमा है। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है जहां कंपनी समाज और एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती है। राइट। और ये स्टेटमेंट की CSR मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल के पक्ष और विपक्ष दोनों में स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। तो चलो पहले पक्ष देखते हैं, द एडवांटेजेस ऑफ CSR। CSR के फायदे कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के एथिकल प्रिंसिपल से अलाइन करते हैं, जहां एक्शंस को उनके रिजल्ट से जज किया जाता है। इफ द आउटकम इज गुड, द एक्शन इज गुड। ओके। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)G भी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को इम्प्लिसिटली सपोर्ट करता है। इंटरेस्टिंग कनेक्शन। तो चलो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि CSR सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो बिजनेस गोल से जुड़ी हो सकती है। राइट। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इनहांस्ड ब्रांड रेप्यूटेशन। अच्छी CSR एक्टिविटीज से पब्लिक ट्रस्ट और ब्रांड इमेज स्ट्रांग होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो इंडिया में टाटा ग्रुप ही है। बिल्कुल, उनका सोशल एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स पर कंसिस्टेंट फोकस रहा है। इससे उनकी रेप्यूटेशन एक एथिकल कॉन्ग्लोमरेट के तौर पर बनी है। लोग टाटा नाम पर भरोसा करते हैं। पर यहाँ मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है,
ब्रांड रेपुटेशन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करती है? मतलब नाम अच्छा है, ठीक है, पर इससे सेल्स कैसे बढ़ती हैं? अच्छा पॉइंट है। देखो, एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन बेहतर टैलेंट को अट्रैक्ट करती है। लोग ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं। इससे लॉयल कस्टमर्स बनते हैं जो बार बार आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं, और सपोर्टिव इन्वेस्टर्स मिलते हैं। ये सभी चीजें मिलकर टाइम के साथ प्रॉफिट को ड्राइव करती हैं। आई सी, इट्स एन इकोसिस्टम। ठीक है, दूसरा एडवांटेज। कस्टमर लॉयल्टी। आजकल के कंज्यूमर, स्पेशली द यूथ, उन ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका कोई डेटा है तो सपोर्ट दिस। हाँ, एक नीलसन स्टडी ने पाया कि 66% ग्लोबल कंज्यूमर्स सस्टेनेबल ब्रांड्स के लिए ज्यादा पे करने को तैयार हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर दोस्त। वाओ, 66%, ये तो गेम चेंजर है। ओके, तीसरा एडवांटेज। रिस्क मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव सीएसआर एनवायरमेंटल डैमेज या लेबर एक्सप्लॉयटेशन जैसे रिस्क्स को कम कर सकती है। इसका कोई ग्लोबल एग्जांपल? पैटागोनिया, जो एक आउटडोर क्लोथिंग कंपनी है, वो फेयर लेबर प्रैक्टिसेस के लिए कमिटेड है। अच्छा, इससे उनकी सप्लाई चेन में रेप्यूटेशनल और लीगल रिस्क कम हो जाते हैं। तो यहाँ एक और सवाल बनता है, सीएसआर एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह कैसे काम कर सकती है? ये एनालॉजी थोड़ा समझाइए। सही। देखो, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को पहले ही एड्रेस करके एक कंपनी फ्यूचर क्राइसिस, लॉसूट्स और ब्रांड डैमेज को प्रिवेंट कर सकती है। ये आगे आने वाले बड़े नुकसान के खिलाफ एक तरह से खुद को इंश्योर करना है। दैट्स फैसिनेटिंग। तो सीएसआर एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। दोस्तों, पॉज एंड से। सीएसआर enhances reputation, builds customer loyalty, and manages risks. Rehearse. और एक मिनी रिकैप। In short, strategic CSR can directly boost a company's bottom line by creating a positive ecosystem around its brand. Here's where it gets really interesting. अगर सीएसआर इतना ही अच्छा है, तो हर कंपनी से होल हार्टेडली क्यों नहीं करती? चलो अब दूसरी साइड देखते हैं। और यहीं एथिकल क्वेश्चंस उठते हैं। क्या कंपनियां सच में सोसाइटी की हेल्प करना चाहती हैं, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? दिस echoes Kahn's categorical imperative कि एक्शंस ड्यूटी से होने चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट से नहीं। सही है। तो सीएसआर की इफेक्टिवनेस में चैलेंजेस हैं, इन्हें समझना जरूरी है। बिल्कुल, ताकि हम एक बैलेंस्ड व्यू दे सकें। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ग्रीन वॉशिंग, ये एक बहुत बड़ा इशू है। कंपनियां मार्केटिंग के लिए इको फ्रेंडली होने का दिखावा करती हैं, पर असल में उनका कमिटमेंट जेन्युइन नहीं होता। ओके, इसका कोई एग्जाम्पल? जैसे कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर इको फ्रेंडली का लेबल लगा देती हैं, बिना किसी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन या सॉलिड एविडेंस के। ये कंज्यूमर्स को मिसलीड करना है। इससे शॉर्ट टर्म मार्केटिंग गेन तो हो सकता है, पर मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, ग्रीन वॉशिंग लॉन्ग टर्म में ब्रांड को कैसे हार्म कर सकती है? एक बार कंज्यूमर्स को धोखे का पता चल जाए तो इट कैन लीड टू अ मैसिव लॉस ऑफ ट्रस्ट, और एक पब्लिक बैकलैश शुरू हो सकता है जो शॉर्ट टर्म मार्केटिंग गेन से कहीं ज्यादा डैमेज करेगा। ट्रस्ट दोबारा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। राइट, ट्रस्ट इज फ्रैजाइल। ठीक है, दूसरा चैलेंज। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सीएसआर को मेजर करने का कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, हाँ, सीएसआर रिपोर्टिंग के लिए इतने सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं कि कंपनीज के एफर्ट्स को कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कौन सच में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ये जानना मुश्किल है। तो सब पीआर और मार्केटिंग क्लेम्स पर आ जाता है। काफी हद तक। और तीसरा बड़ा चैलेंज है शॉर्ट टर्म फोकस। पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां अक्सर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर फोकस करती हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स पर नहीं। इसका कोई एग्जांपल? एक कंपनी किसी हाईली पब्लिसाइज्ड शॉर्ट लिव्ड सीएसआर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे एक दिन का ट्री प्लांटेशन ड्राइव जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर आ जाएं। हाँ बिल्कुल। जबकि वो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे अपनी फैक्ट्री से निकलने वाले पोल्यूशन को इग्नोर कर देती है। तो यहाँ एक और सवाल उठता है, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म फोकस का ये टेंशन आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है? सीधी सी बात है, इन्वेस्टर प्रेशर। क्वार्टरली प्रॉफिट्स का प्रेशर कंपनियों को फोर्स करता है कि वो इमीडिएट फाइनेंशियल गेन्स को प्रायोरिटाइज करें, ना कि उन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स को जिनका पे ऑफ आने में सालों लग सकते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? सीएसआर इज नॉट अ मैजिक बुलेट। नॉट एट ऑल। और अब एक मेटा क्वेश्चन फॉर आवर लिसनर्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। फॉर अ 10 मार्क क्वेश्चन, व्हाई इज इट क्रिटिकल टू प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस? बहुत जरूरी सवाल, क्योंकि क्वेश्चन में एनालाइज वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब ही है क्रिटिकल एवैल्यूएशन। दोनों प्रोज और कॉन्स दिखाना एक डीप नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो हाई मार्क्स के लिए एसेंशियल है। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ फैक्ट्स लिस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्रिटिकली सोच रहे हैं। वंडरफुल। तो इस सवाल का ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि सीएसआर इनिशिएटिव्स को जेन्युइनली इंपैक्टफुल होने के लिए केयरफुल इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की जरूरत है। एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच जिसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी सब शामिल हों जरूरी है। तभी सीएसआर इंडिया के सर्वोदया यानी यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट के ईथॉस के साथ अलाइन होकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। फैंटास्टिक एनालिसिस। चलो चैलेंजेस को प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, नाउ pause and rehearse saying CSR challenges include greenwashing, lack of standards and short-term focus. Go for it. और इसका मिनी रीकैप,
In short, while CSR holds great promise, its potential is often limited by superficial efforts and a focus on immediate profits over genuine long-term impact. तो दोस्तों, व्हाट अ डीप डाइव। आज हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स को समझा। Let's do a quick recap. आज की हमारी चर्चा का ब्रॉड माइक्रो थीम था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटेग्रिटी और प्रॉफिट का सच। सही है। पहले सवाल में हमने देखा कि मॉरल इंटेग्रिटी यानी ऑनेस्टी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एक कंपनी का नैतिक कंपस है। और प्रोफेशनल एफिशिएंसी यानी कॉम्पिटेंस, डिलिजेंस, इनोवेशन उसका पावरफुल इंजन है। और दोनों साथ मिलकर ही सस्टेनेबल सक्सेस क्रिएट करते हैं। राइट। और दूसरे सवाल में हमने एनालाइज किया कि सीएसआर एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। सही तरीके से किया जाए तो ये ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है। लेकिन ग्रीन वॉशिंग और शॉर्ट टर्म फोकस जैसे चैलेंजेस इसके जेन्युइन इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? कॉर्पोरेट वर्ल्ड सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन नहीं है। नहीं है। इट्स अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू एथिकली एंड एफिशिएंटली। याद रखना, अ कंपनी विद स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी इज लाइक अ शिप बिल्ट टू विथस्टैंड एनी स्टॉर्म। और जाते जाते एक प्रोवोकेटिव थॉट, वी टॉक्ड अबाउट ग्रीन वॉशिंग, हाँ। बट व्हाट अबाउट सोशल वॉशिंग? ओह, इंटरेस्टिंग। ये क्या है? जब कंपनियां अपने सोशल इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करती हैं, जैसे कोई बड़ी डोनेशन, ताकि वो अपनी दूसरी एथिकल प्रॉब्लम से ध्यान हटा सकें, जैसे कि पुअर लेबर कंडीशंस या एम्प्लॉइज को कम सैलरी देना। समथिंग टू थिंक अबाउट। दैट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट। इस पर जरूर सोचना दोस्तों। और अगर आज की चर्चा आपको वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस डीप डाइव को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगली बार तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।